कैसे हो प्यारे बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं उससे आगे यानी मेडल के नियमों की। मेडल के कौन से नियम हैं जो जेनेटिक्स में अप्लाई होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में आता है मेडल का प्रथम नियम। कौन सा होता है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस के नाम से जानते हैं इसे। दूसरा नियम है वो रहता है शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम, इसका दूसरा नाम भी है पृथक्करण। पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो नियम है वो चलता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम। तीन नियम हो गए मेडल के। मेडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का जिसे पृथक्करण का या शुद्धता का नियम, तीसरा है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंसी का यानी प्रभाविता का नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है वो क्या कहता है और तीसरा नियम क्या कहता है, कहां पे लागू होते हैं, इस तरीके की बातें पूछी जाती है। तो पहले अपन बात करते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता नियम के लिए एक तो होता है समझना, ठीक है ना, यह समझा जाता है। दूसरा एक है लागू किस पे हो सकता है, ठीक है, तो वो अपन बात करेंगे। और संतति कौन सी पे लागू होता है वो भी अपन बात कर लेंगे। प्रभाविता का जो नियम है वो जनरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा जाता है। मोनोहाइब्रिड की कौन सी F1 पीढ़ी पे समझा जा सकता है। कहां से समझा जा सकता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी से समझा जा सकता है। और लागू ये सब जगह होता है, यानी मोनो पे भी लागू होता है, मोनोहाइब्रिड पे भी लागू होता है और डाई हाइब्रिड पे भी ये लागू होता है। लागू से मतलब नहीं है यहाँ पे समझने के लिए जनरली मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी से प्रभाविता के नियम को आसानी से समझा जा सकता है। और लागू किस पे होता है? लागू ये जनरली मोनो पे भी हो सकता है और डाई पे भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बात आती है शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम की। लॉ ऑफ असरब्रिड इसकी अगर बात करें तो ये जो होता है इसको समझने के लिए, ठीक है ना, समझा तो जा सकता है। इसको किससे समझा जा सकता है बेटा? समझने के लिए तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही काफी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी तक जाना पड़ता है। और लागू अगर इसकी बात की जाए तो लागू ये सब पे ही होता है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे भी लागू होता है और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे भी लागू होता है। यानी मोनो और डाई हाइब्रिड दोनों पे ये लागू होता है, यानी एकल संकर संकरण या द्विसंकर संकरण दोनों पर ये लागू होता है, ठीक है। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको समझा भी जाता है, जो समझने के लिए, ठीक है ना, इसको समझने के लिए समझा भी जाता है किससे? डाई हाइब्रिड से। और ये लागू भी किस पे होता है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे लागू होता है, डाई हाइब्रिड पे लागू होता है। यानी स्वतंत्र यूं कह सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम वो बनाई किसके लिए है? डाई हाइब्रिड के लिए, ठीक है। किसके लिए बना? डाई हाइब्रिड के लिए। क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कौन सा नियम है जो डाई हाइब्रिड पे लागू होता है, ठीक है, या लागू होता है, या कौन सा जो नियम है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस की मदद से ही समझा जाता है, तो उसका आंसर कौन सा जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जाता है। तो यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो चीजें होती है इनकी अपन बात भी करेंगे। नियम क्या है? ये तो एक सिंपल ही चीज है, आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि ये बात सही है या गलत है। तो यहाँ अपन बात करते हैं पहले नियम की, यानी प्रभाविता के नियम की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम की परिभाषा क्या होती है? प्रभाविता का नियम क्या कहता है? ये बात है कि प्रभाविता का नियम कहते हैं, देखो प्रभाविता के नियम में मेडल कहता है कि F1 पीढ़ी में, ठीक है ना, F1 पीढ़ी में प्रभावी कारक है वो ही प्रकट होता है, अप्रभावी उपस्थित तो रहता है लेकिन प्रकट नहीं होता। यानी F1 पीढ़ी में प्रभावी कारक ही प्रकट होता है। प्रभावी जो कारक होता है, प्रभावी कारक ही प्रकट होता है, कारक ही प्रकट होता है। अप्रभावी कारक जो रहता है, ठीक है ना, जिसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, अप्रभावी कारक उपस्थित तो रहता है, ठीक है ना, अप्रभावी कारक उपस्थित होता है लेकिन प्रकट नहीं होता। लेकिन ये क्या नहीं होता बेटा? प्रकट नहीं होता।
प्रकट नहीं होता। अब आपको दूसरी लैंग्वेज भी कर सकते हो कि F1PD में, ठीक है ना, F1PD बोले तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में प्रभावी कारक किसको बोलते हैं, कैपिटल टी ही प्रकट होता है। कैपिटल टी किसका है बेटा, लंबे का, ठीक है ना, लंबा ही प्रकट होता है। अप्रभावी किसको बोलेंगे, स्मॉल टी को। कारक स्मॉल टी को मतलब क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा, बोना। उपस्थित तो होता है लेकिन प्रकट नहीं होता। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। 2-3 तरीके से मैंने बता दी है कि F1PD में प्रभावी कारक ही प्रकट होता है, अप्रभावी कारक उपस्थित तो रहता है लेकिन प्रकट नहीं होता। फॉर एग्जांपल देखो रे बचवा, इधर क्या हो रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको अपन ने क्या बोल दिया, पेरेंट्स। क्या हुआ यहाँ पे, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, कैपिटल टी अलग हुआ और ये कैपिटल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ और स्मॉल टी क्या हुआ, अलग हुआ। क्रॉस करवा दे रहे जब इसको, यहां से कैपिटल टी और इधर से क्या आ गया बेटा, स्मॉल टी। इसका इधर से कैपिटल टी, इधर से क्या आ गया, स्मॉल टी। लिख दो कैपिटल टी स्मॉल, इसका इधर से इसका इधर से क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका इससे करवाया, इसका इससे क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। ये क्या है, फर्स्ट पीरियड यानी F1PD। अब यहां तक आप लोगों को आ गया F1PD। अब F1PD में ये क्या है, लंबा। ये क्या है, लंबा है। लंबा क्यों है, इसका कारण है कि F1PD में प्रभावी कारक है, यानी ये कैपिटल टी है, यही प्रकट होता है। अप्रभावी उपस्थित हो लेकिन प्रकट नहीं होता। यानी इस नियम में केवल आपको प्रभावी और अप्रभावी दोनों की परिभाषा को मिला करके आपको लिख देना है या बता देना है या समझ सकते हो। क्योंकि प्रभावी की परिभाषा क्या होती है, प्रभावी किसे कहते हैं, अप्रभावी किसे, डोमिनेंस और रिसेसिव किसे कहते हैं। जो F1PD में अपने लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं उन्हें तो क्या बोलते हैं, प्रभावी कारक बोलते हैं, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर बोल सकते हैं। और जो F1PD में उपस्थित तो है, जैसे स्मॉल टी वाले, स्मॉल लेटर वाले, वो उपस्थित तो है लेकिन अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोल सकते हैं अपन, अप्रभावी बोल सकते हैं। तो यहाँ भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लंबा बोलने का कारण भी ये जाता है। और बड़ा रोचक तथ्य अपने सामने, इसको समझने के लिए आप लोगों को और कांसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लो कि ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है, और स्मॉल टी है। अब मैं इनका फिनोटाइप बना रहा हूं। फिनोटाइप देखा जाए तो मुझे बताओ कि इसका फिनोटाइप, जैसे ये प्लांट है तो इसका फिनोटाइप है ये, ठीक है, और इसका फिनोटाइप है ये, यानी इसका फिनोटाइप होगा ये और इसका फिनोटाइप है ये। अब मुझे बताओगा इसका फिनोटाइप क्या होगा। इसका फिनोटाइप मैं यहाँ पे बना रहा हूं, एक तो सी के आकार का बना दिया, ठीक है ना, इसका सेम हो गया। एक इन दोनों के बीच का बना देता हूं, ये बना दिया, और तीसरा मैं इसके आकार का यानी स्मॉल टी वाले आकार का बना देता हूं। अब मुझे बताओ, ये तो आप कर ही नहीं सकते, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। ये तो क्या है, जीनोटाइप है, और अपन ने इसका जीनोटाइप तो है ये, इसका जीनोटाइप ये है, इसका फिनोटाइप है ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप किसको लेकर के है, लंबाई को लेकर के। जैसे मान लो कि ये वाला प्लांट होता है, जैसे कैपिटल टी से पौधे की लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर का है, और स्मॉल टी से कितनी होती है, 1 मीटर का होता है। तो बताओ कि कैपिटल टी स्मॉल टी से कितनी ऊंचाई का होगा, 2 मीटर का होगा या 1.5 मीटर का होगा या 1 मीटर का होगा। अगर यहां आपने राइट आंसर दे दिया कि इसमें से कौन सा सही जाएगा, ए जाएगा, बी जाएगा और सी जाएगा, यानी इसका फिनोटाइप कौन से का होगा। देखो जीनोटाइप आपको पता चला, जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, उसका फिनोटाइप क्या होगा, यानी कैपिटल टी आ जाए तो पादप की लंबाई कितनी होगी, माना कि 2 मीटर हो गई, और स्मॉल टी आ जाए तो पादप की लंबाई कितनी होगी, 1 मीटर की होगी। जो 2 मीटर की होगी इसको क्या बोलेंगे, लंबा, जो 1 मीटर की होगी उसको क्या बोलेंगे, बोना बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे ये केवल समझने के लिए है, वरना ये शाख प्रकृति का पौधा है, इसको 1 मीटर से ज्यादा ऊंचाई नहीं देते हैं, समझने के लिए। जैसे मान लंबे के लिए अपन ने 2 मीटर यूज कर लिया और बोने के लिए अपन ने 1 मीटर यूज कर लिया, तो इसकी फिनोटाइप की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर होगी कि 1.5 मीटर होगी या 1 मीटर होगी। जवाब दीजिए आप लोग, कौन सी होगी, ए, बी या सी। इसका राइट आंसर कौन सा जाता है, ए जाता है। यानी इस 2 मीटर का मतलब ये 1 पॉइंट, सर इसमें एक स्मॉल है, हमने क्या बता रखा है, स्मॉल वाली अप्रभावी कारक उपस्थित है लेकिन प्रकट नहीं होती। जब ये स्मॉल वाली शो नहीं होती तो प्रकट किसकी होगी, केवल कैपिटल टी की होगी। तो कैपिटल टी की होगी तो इसकी लंबाई, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसको और इसको देखने में, ठीक है ना,
यानी इसको और इसको देख करके इसकी फिनोटाइप से आप पहचान नहीं सकते। इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 2 मीटर की होगी, ठीक है। तो इसका ए जाता है वो राइट आंसर जाता है। यानी इसको यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को देख करके पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन से की जीन है वो ये विषमयुग्म वन्यजीव वाली है और कौन से की जीन है वो संयुग्म वन्यजीव। जानते हो जोड़ी के दोनों कारक अगर समान होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संयुग्म वन्यजीव। और जोड़ी के दोनों कारक अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, विषमयुग्म वन्यजीव। ये संयुग्म वन्यजीव लंबा है और ये विषमयुग्म वन्यजीव लंबा है। ये बात उसके करेक्टर यानी उसको देख करके नहीं पता चल सकती। जैसे मान लो कि अगर इसकी कैपिटल टी वाले पौधे की देखो इतनी अगर ऊंचाई होती है तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले की ऊंचाई भी इतनी होती है। यानी देख करके पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा संयुग्म वन्यजीव और कौन सा विषमयुग्म वन्यजीव है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कांसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि स्मॉल टी उपस्थित है लेकिन प्रकट नहीं होता, यानी प्रभावी कारक ये एफ1पीडी में प्रकट होता है। तो ये नियम समझा जाता है। अब देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और इसकी कौन सी पीडी है, F1पीडी। यानी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1पीडी से आसानी से समझ में आ गया। कौन सा नियम आ गया, प्रभाविता का नियम समझ में आया। मैंने भी क्या कहा था कि मोनोहाइब्रिड की F1पीडी से ये समझा जा सकता है। बोले लागू डाई पे भी तो होता है, बिल्कुल होता है, डाई पे भी लागू। कैसे होता है वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूं। जैसे अपन बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड पे लागू कैसे